बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है उस रब्बे जलील के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 है, कंटिन्यूएशन में। उसका नाम है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या चीज़ होती है, इसकी क्या अहमियत है, और होम्योस्टैसिस में चेंजेस को मोस्ट ससेप्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या एनवायरनमेंट को फिक्स रखना है या कुछ और है, और साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लिविंग सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम किस तरह का होता है। तो पहली बात हो जाए कि होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग कि जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल बॉडी का जो सिस्टम है उसे आप लोग इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। जानदार के जो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द है, उसे हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मुसलसल चेंजेस आती रहती हैं और जानदार के बॉडी के ऊपर असरअंदाज होती रहती हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट जो बॉडी का इंटरनल सेटअप है, उन चेंजेस के ज़ेरे असर उसमें चेंज आ सकती है, आ जाती हैं। लेकिन वो अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाएं तो इंटरनल सेटअप सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाही की तरफ चला जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के बावजूद बॉडी का कोई ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए कि इंटरनल एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरमेंटल चेंजेस के नुकसानात से महफूज करने के अमल को हम लोग होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं, जो कि जानदारों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए होम्योस्टैसिस का मतलब है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम दी हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के बाहर के माहौल में तब्दीलियाँ आएंगी बाहर के माहौल में आने के बावजूद इंटरनल एनवायरनमेंट को महफूज किए रखना कि उनसे नुकसान ना पहुँचे। इंटरनल एनवायरनमेंट तकरीबन मॉडरेट कंडीशन पर कायम रहे, तो इसे हम लोग कहते हैं होम्योस्टैसिस। दी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम दी हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीलियों के नुकसानात से इंटरनल एनवायरनमेंट को महफूज करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। और होम्योस्टैसिस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का हामिल प्रोसेस है। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की ज़रूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स सेल, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर ये एनवायरनमेंट के तब्दीलियों के असर को मेंटेन करना अपने नॉर्मल सेटअप के अंदर, ये तमाम जानदारों की ज़रूरत है। इट इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज़म, कि किसी भी जानदार की मेंटेनेंस के लिए ये मरकज़ी ज़रूरत है। दिस इज़ द प्रोसेस दैट कंपेल्स द अडेप्टेशन इन द कांस्टेंट चेंजिंग कंडीशंस एंड कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। यही वो प्रोसेस है जो कांस्टेंट चेंजिंग कंडीशंस में अडेप्टेशंस को कंपेल करता है, अडेप्टेशन प्रोड्यूस करने की वजह बनता है, और यही वो प्रोसेस है जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में अपना अहम किरदार अदा करता है।
यानी इस प्रोसेस के बगैर जानदार रह नहीं सकता, और यही वो प्रोसेस है जो नई अडाप्टेशन पैदा होने और यूं न्यू किस्म की एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस आगे चलने की वजह बनता है। अब बात आती है कि बाहर के इन्वायरमेंट में चेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो बाहर के चेंजेस का इंटरनल इन्वायरमेंट की कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो हम लोग लिखते हैं कि मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट आर 3, के जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं एक्सटर्नल चेंजेस से वो 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे लिखा वाटर, नंबर 2 सॉल्यूट्स, नंबर 3 टेम्परेचर। ये 3 वो चीज़ें हैं जो इंटरनल इन्वायरमेंट की ज़्यादा मुतासर होती हैं बाहर की चेंजेस से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस से। और इन तीनों चीज़ों को नॉर्मल कंडीशन पर रेगुलेट करने के लिए आमतौर पर रेगुलेशन के 3 मैकेनिज़्म पाए जाते हैं। एक रेगुलेशन के मैकेनिज़्म का नाम लिखा ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरे मैकेनिज़्म का नाम है एक्सक्रीशन, थर्ड मैकेनिज़्म थर्मो रेगुलेशन। 3 चेंजेस अक्सर आ जाती हैं और उन 3 चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए 3 रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। Osmo regulation means the regulation of solutes and gain and loss of water between organism and its environment is called osmoregulation। के जानदार और उसके environment के दरमियान solutes गेन और लॉस ऑफ वाटर को रेगुलेट करना, उसे बाकायदा बनाना, ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और दूसरा प्रोसेस है एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। के बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट फुल मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से खारिज करना, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन के प्रोसेस का भी ताल्लुक वाटर अवेलेबिलिटी के साथ गहरा होता है, कि वाटर अवेलेबिलिटी के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है। और तीसरा प्रोसेस थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, के बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज के अंदर मेंटेन किए रखना, ये थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब ये 3 डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हैं दैट आर यूज्ड टू मेंटेन इंटरनल 3 मोस्ट ससेप्टेबल चेंजेस, वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर की। अब नेक्स्ट बात की शायद आप लोग समझ रहे हों कि होम्योस्टेसिस का मतलब है इंटरनल इन्वायरमेंट को बिल्कुल फिक्स किए रखना। तो बात क्लियर कर दी कि होम्योस्टेसिस डजंट मीन अ फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंटरनल इन्वायरमेंट बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसका होम्योस्टेसिस का मतलब है कि मेंटेन इंटरनल कंडीशंस विद इन टॉलरेबल रेंज, मॉडरेट लेवल सेट किए रखना, मॉडरेट लेवल पर सिर्फ बरकरार रखना है। थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हो सकती हैं, नैरो रेंज में मुमकिन है तब्दीलियाँ। अब जैसे बात की कि हो सकता है कि जानदार को किसी वक्त में वाटर अवेलेबिलिटी सप्लाई अबंडेंट अवेलेबल हो और दूसरे वक्त में बिल्कुल ड्राई किस्म की कंडीशंस का सामना हो, तो क्या दोनों सूरतों में वाटर कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर एक जैसी रहेगी? कहा कि ऐसा नहीं है, कि जब वाटर की अबंडेंट सप्लाई होगी तो उस वक्त कुछ चेंजेस आएंगी, थोड़ी सी वाटर लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करेगी। बस बॉडी ने रेगुलेट ऐसे करना है कि उसे फ्लडिंग से बचा देना है, नॉर्मल रेंज में रखना है। और जब ड्राई कंडीशंस का सामना होगा तो वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में कम होगी, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल ड्राई हो जाए बॉडी, वाटर ज़ीरो हो जाए, सारा वाटर ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं।
बल्कि वेरिएशंस इंटरनली बी इन आ नैरो रेंज, के वेरिएशन इंटरनली आएंगी बट इन आ नैरो रेंज, लेकिन एक नैरो रेंज में, दैट इज़ टॉलरेबल टू द ऑर्गेनिज्म, जो जानदार को टॉलरेट करने में आसानी हो, फील करे जानदार नॉर्मल फीलिंग रहे, ऐसा होना किया जाता है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि जानदार का इंटरनल एनवायरनमेंट बिल्कुल फिक्स होता है। अब ये होम्योस्टेसिस हर लेवल पे होती है, ऑर्गेनिज्म, सेल लेवल, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, तमाम किस्म की लेवल पर होम्योस्टेसिस पाई जाती है। इसे शो करने के लिए एक सिंपल किस्म की डायग्राम सी बनाई मैंने कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बाहर का इन्वायरमेंट है, ये सारा बाहर का इन्वायरमेंट है, ये जो लाइन लगा दी कि ये जानदार है और इसके अंदर का सारा इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, और ये जगह जो दिखा रखी है कि ये सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, और ये सेल है, सेल के इंटरनली जो इन्वायरमेंट मौजूद है उसे इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाइड रेंज फ्लक्चुएशंस आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली आती है, वाइड रेंज फ्लक्चुएशंस आती हैं। कंट्रोल सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट का ये इसको नैरो रेंज में कर देता है, काबिल बर्दाश्त लेवल के अंदर ले आता है। फिर उसके बाद ये सेल के बाहर के इन्वायरमेंट में चेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो सेल का जो अपना कंट्रोल सिस्टम है वो उसको और ज़्यादा नैरो रेंज में ले आएगा कि और कम कर देगा कि सेल के लिए काबिल बर्दाश्त हो। इस तरह से हर लेवल पर आहिस्ता आहिस्ता होम्योस्टेसिस के ज़रिए से नॉर्मल रेंज की तरफ लाया जाता है। इन होम्योस्टेसिस बरकरार रखने की कोशिश की जाती है ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। अब ये जो कंट्रोल सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो कैसा होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। लिविंग सिस्टम के कंट्रोल सिस्टम के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। रिसेप्टर कहते हैं बॉडी के वो हिस्से दैट रिसीव चेंजेस, जो बॉडी के हिस्से चेंजेस रिसीव करते हैं, पार्ट्स दैट रिसीव चेंजेस इन द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। और जो बॉडी के हिस्से रेस्पॉन्स देते हैं, द बॉडी पार्ट्स दैट गिव रेस्पॉन्स टू चेंज, कि जो चेंज का रेस्पॉन्स देते हैं उनको हम लोग इफेक्टर कहते हैं। और कंट्रोल सेंटर का दरमियान में मरकज़ी किरदार होता है कि उसने रिसेप्टर से आगे इफेक्टर्स को सिग्नल ट्रांसफ़र करना होते हैं ताकि जो रिस्पॉन्डिंग बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बेहतर अंदाज में उसको रिस्पॉन्स देकर नॉर्मल सिचुएशन को बरकरार रखें। अब कहते हैं कि ये जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ये कंट्रोल सिस्टम फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के बिल्कुल कंपेरेबल है, उस जैसा है जैसे आप लोग अपने ज़िंदगी में फ़िज़िकल सिस्टम एयर कंडीशनर देखते हैं, हीटर को देखते हैं। एयर कंडीशनर एसी ऑटोमेटिकली आप लोग एक उसका सेट पॉइंट सेट कर देते हैं कि टेम्परेचर 25-22 पे सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होता रहता है। उसका जो सिस्टम है फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारा सिस्टम है। ये उस फिज़िकल सिस्टम में एक सेंसर मौजूद है, सेंसर थर्मामीटर मौजूद है, जो आपने फ़िक्स किया टेम्परेचर, वो फ़िक्स टेम्परेचर को सेंस करता रहता है। जैसे ही उस फिक्स टेम्परेचर पर टेम्परेचर आता है, इट सेंड सिग्नल्स टू दी कंट्रोल सेंटर थर्मोस्टेट
कि ये कंट्रोल सेंटर थर्मोस्टेट को सिग्नल सेंड करता है और थर्मोस्टेट से आगे रिस्पांस होता है कि पावर सप्लाई बिकम ऑन और ऑफ, कि या ऑन कर देता है या फिर ऑफ कर देता है। जब नॉर्मल उसका सेट पॉइंट का टेम्परेचर गेन हो गया तो उसके बाद वो फिज़िकल सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ, जैसे ही उस टेम्परेचर से फिर फ्लक्चुएशन आएगी वो सिस्टम फिर ऑन या फिर ऑफ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एयर कंडीशनर का टेम्परेचर आपने 22 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर रखा है तो जैसे ही 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब जैसे ही 22 से बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, दोबारा कूलिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो चेंजेस को रिसीव करते हैं। जैसे हमारी स्किन है, रिसेप्टर है, हीट चेंजेस को रिसीव करती है। कंट्रोल सेंटर हमारी बॉडी का ब्रेन है और बॉडी के हिस्से इफ़ेक्टर्स के तौर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कि गर्मी की हीट चेंजेस को रिसेप्टर स्किन ने लिया, कंट्रोल सेंटर ब्रेन को भेजता और इफ़ेक्टर्स की तरफ, यानी ये गर्मी की ये टेम्परेचर ज़्यादा होने की इत्तलात पहुंचती हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो स्किन के अंदर मौजूद हैं, परस्पिरेशन पसीना आना शुरू हो जाता है, एवापोरेट होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है और नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का। तो फिर से सिग्नल जाते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ और इफ़ेक्टर्स फिर रिस्पांस देना ख़त्म कर देते हैं। तो कुदरत का ये निज़ाम कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम था। अब ये कंट्रोलिंग मेकनिज़म फीडबैक मेकनिज़म कहलाता है। इस कंट्रोलिंग मेकनिज़म को हम लोग फीडबैक मेकनिज़म कहते हैं। फीडबैक मेकनिज़म का मतलब है डिटेक्शन ऑफ चेंज, कि तब्दीली को डिटेक्ट करना, पता लगाना, एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पांस टू दी कंट्रोल सिस्टम, के कंट्रोल सिस्टम की तरफ सिग्नल भेजना ताकि वहाँ से इफ़ेक्टर्स को सिग्नल दिए जाएं जो रिस्पांस दें। तो डिटेक्शन ऑफ चेंज, तब्दीली को डिटेक्ट करना, एंड सिग्नलिंग फॉर इफ़ेक्टर्स रिस्पांस टू कंट्रोल सिस्टम, और फिर कंट्रोल सिस्टम से इफ़ेक्टर्स के रिस्पांस के लिए सिग्नल भेजना, ये फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। और ये फीडबैक मैकेनिज़्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। मोस्टली जो है ना वो नेगेटिव होता है। जैसे अभी मैंने बात की थी ऊपर कि गर्मी फील हो तो कूलिंग मैकेनिज़्म ऑन हो जाता है, यानी प्रेस्पिरेशन, स्वेटिंग और कूलिंग प्रोड्यूस होती है। और अगर इसके मुखालिफ ऐसा हो जाए कि सर्दी लगने लगे तो इफ़ेक्टर का रिस्पांस ऐसा होगा कि वो वार्मिंग प्रोड्यूस करेंगे, हीट अप करेंगे बॉडी को। तो अक्सर औकात ज़्यादातर जो फीडबैक मैकेनिज़्म लिविंग सिस्टम में मौजूद होता है वो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।